नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। दुनिया इस वक्त उस मोड़ पर खड़ी है जहां फैसले टेबल पर नहीं, ताकत और दबाव से लिए जा रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कदम से रूस, भारत, वेनेजुला और ग्रीनलैंड तक असर दिखा रहे हैं। कहीं 500% टैरिफ की धमकी, तो कहीं तेल जहाजों की जब्ती, तो कहीं सेना भेजने की चर्चा। एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक हिंसा, बयानबाजी और सियासी उथल पुथल तेज है। आज की हर खबर एक ही सवाल पूछ रही है, क्या दुनिया अब टकराव की ओर बढ़ रही है? इन सब खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध बिल को ट्रंप की मंजूरी। भारत जैसे देशों पर 500% टैरिफ का खतरा। अगले हफ्ते संसद में वोटिंग। भारत के सत्य साईं वेनेजुला में घर घर मशहूर कैसे हुए? राष्ट्रपति मादुरो भी भक्त थे। बाबा के निधन पर देश में राजकीय शोक था। अमेरिका ने रूस का जहाज जब्त किया। नाम बदलकर वेनेजुला से तेल खरीदने जा रहा था। रूसी पनडुब्बी बचाने पहुंच नहीं पाई। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना भेज सकते हैं। व्हाइट हाउस बोला इस बारे में सोच रहे हैं। क्या डेनमार्क के 200 सैनिक इसे बचा पाएंगे? मादुरो के बाद वेनेजुला के गृह मंत्री ट्रंप के निशाने पर कहा, बात नहीं मानी तो एक्शन लेंगे। अमेरिकी शर्तें मानने का दबाव डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। रिपब्लिक सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि बुधवार को व्हाइट हाउस में उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई, जिसमें राष्ट्रपति ने बिल को हरी झंडी दे दी। यह बिल पिछले कई महीनों से तैयार किया जा रहा था। इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा गया। इस बिल का नाम सेक्सेशन ऑफ रशिया एक्ट 2025 है। इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद को लेकर पहले से ही 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया हुआ है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो दिल्ली के लिए नई मुश्किल लेकर आ सकता है। अब तक भारत पर कुल 50% टैरिफ लग चुका है। इसके चलते भारत को अमेरिका में अपना सामान बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर भारत के निर्यात पर पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद को निपटाने के लिए ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी सत्य साईं बाबा के साथ एक तस्वीर वायरल हुई। 2005 की इस तस्वीर में मादुरो अपनी पत्नी सीलिया फ्लोरेंस के साथ सत्य साईं बाबा के सामने जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मादुरो का जन्म एक कैथोलिक परिवार में हुआ था और वेनेजुला भी ईसाई बहुल देश है, लेकिन इसके बावजूद वे सत्य साईं बाबा के भक्त माने जाते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर वेनेजुला की वर्तमान उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स का भी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो बाबा के आश्रम में दर्शन करती नजर आ रही हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि ईसाई बहुल वेनेजुला के कई हाई प्रोफाइल और ताकतवर लोग सत्य साईं बाबा के भक्त कैसे बने? धार्मिक खबरों से जुड़ी वेबसाइट ने बताया कि आरएसएस के मुताबिक वेनेजुला में सत्य साईं बाबा संगठन की शुरुआत किसी बड़े मिशन या प्रचार से नहीं हुई। इसकी शुरुआत एक महिला के व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव से हुई। इस महिला का नाम था एना एलान डियाज बियाना, जिन्हें वेनेजुला की पहली साईं भक्त माना जाता है। अमेरिका ने रूस का जहाज जब्त किया। नाम बदलकर वेनेजुला से तेल खरीदने जा रहा था। रूसी पनडुब्बी बचाने पहुंच नहीं पाई। अमेरिका ने बुधवार को वेनेजुला से तेल खरीदने जा रहे 2 टैंकरों को पकड़ लिया। न्यूज एजेंसी रसिया टुडे के मुताबिक इसमें से एक रूस का जहाज मैरिनेरा है, जबकि दूसरे का नाम सोफिया। सोफिया पर पनामा देश का झंडा है, लेकिन यह किस देश का है इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिका में जब्त किया है, जबकि दूसरा जहाज
कैरिबियन सी में पकड़ा गया। ये दोनों जहाज कुछ घंटे के अंतराल पर पकड़े गए। रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए सबमरीन और अन्य नौसैनिक जहाज भेजे हैं, लेकिन वे इसे बचाने में सफल नहीं हुए। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज वेनेजुएला से तेल लेने जा रहा था ताकि उसे चीन या दूसरे देशों को पहुंचाया जा सके। अमेरिकी सैनिक 2 हफ्तों से मैरिनेरा जहाज का पीछा कर रहे थे। अमेरिका ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा है, पहले इसका नाम बेला 1 था। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में डाल दिया था। दिसंबर 2025 में यह वेनेजुएला की ओर जा रहा था, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की। उस समय जहाज के क्रू मेंबर की होशियारी से यह जहाज बच गया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के पास इस जहाज को जब्त करने का वारंट था। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था यह जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था और ईरानी तेल ढो रहा था। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना भेज सकते हैं। व्हाइट हाउस बोला इस बारे में सोच रहे हैं। क्या डेनमार्क के 200 सैनिक इसे बचा पाएंगे? अमेरिकी प्रशासन ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है। बीबीसी के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को इसे अमेरिकी सुरक्षा के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इसे साकार करने के लिए कई तरीके तलाश रही है, जिनमें सैन्य बल का इस्तेमाल भी हो सकता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है। वहां पर रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी चिंता की बात है। उन्होंने कहा था कि वह 20 दिन में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वतंत्र इलाका है जो नाटो का हिस्सा भी है। यहाँ पर डेनमार्क के करीब 200 सैनिक तैनात हैं। व्हाइट हाउस ने भले ही ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सेना का इस्तेमाल पर विचार करने की बात कही है, हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री की सोच इससे अलग है। रॉयटर्स के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि प्रशासन का इरादा ग्रीनलैंड पर हमला करने का नहीं है, बल्कि डेनमार्क से इसे खरीदने का है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि विकल्पों में सीधे खरीद या ग्रीनलैंड के साथ विशेष समझौता शामिल है और अमेरिकी ग्रीनलैंड के लोगों के साथ फायदेमंद रिश्ते बनाना चाहता है। मादुरो के बाद वेनेजुएला के गृह मंत्री ट्रंप के निशाने पर हैं। कहा, बात नहीं मानी तो एक्शन लेंगे। अमेरिकी शर्तें मानने का दबाव डाला गया। मादुरो का सत्ता से हटने के बाद ट्रंप के निशाने पर वेनेजुएला के गृह मंत्री और सुरक्षा प्रमुख डियोसोदादा काबेलो आ गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि काबेलो अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ मिलकर वॉशिंगटन की शर्तें माने और देश में शांति बनाए रखें। अगर काबेलो ने सहयोग नहीं किया तो अमेरिका उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका ने बिचौलिया के जरिए काबेलो को चेताया है कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनका हश्र भी मादुरो जैसा हो सकता है, जिन्हें हाल ही में अमेरिका ने गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाकर मुकदमा शुरू कर दिया। हालांकि अमेरिका फिलहाल काबेलो को तुरंत हटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा करने से सरकार समर्थक गुट सड़कों पर उतर सकते हैं और हालात बिगड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन को विपक्ष पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि विपक्ष इस समय शांति नहीं रख पाएगा। अमेरिका चाहता है कि हालात काबू में रहें ताकि उसकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में काम करने का मौका मिले और अमेरिकी सेना भेजने की जरूरत ना पड़े। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी नेता मारिया मचाडो को देश की सत्ता सौंपने की खबर थी। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इसे नकारते हुए उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को ही वेनेजुएला की सत्ता सौंपने का समर्थन किया है। फिलहाल अमेरिका डेल्सी रॉड्रिग्स को मादुरो के बाद सबसे अहम चेहरा माना जा रहा है। अमेरिका की डेल्सी से मांग है कि तेल सेक्टर खोला जाए, ड्रग तस्करी रोकी जाए, क्यूबा के सुरक्षाकर्मी हटे और ईरान से रिश्ते तोड़े जाएं। पाकिस्तानी सैन्य अफसर का सड़क छाप बयान सामने आया है। कहा कि पाकिस्तान की सेना प्रवक्ता और इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग विवादों में आ गई है। ब्रीफिंग के दौरान सैन्य अफसर ने सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे अधिकारी की पेशेवर मर्यादा पर सवाल खड़े हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ने भारत और अफगानिस्तान की ओर इशारा करते हुए तंज भरे लहजे में कहा, मजा ना कराया तो पैसे वापस। अपने बयान में चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को 2026 तक हार्ड स्टेट बनाना होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत कभी पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा। चौधरी ने आगे कहा कि दुश्मन ऊपर से आए या नीचे से, दाएं से आए या बाएं से, अकेले आए या साथ मिलकर आए, हर हाल में निपटा जाएगा।
मजा ना कराया तो पैसे वापस। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की राजनीतिक नेतृत्व, सेना और जनता एक ही रुख पर है और किसी भी दिशा में आने वाली चुनौती का जवाब दिया जाएगा। ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका और डेनमार्क की बैठक अगले हफ्ते। ट्रंप ने कल इस कब्जे की धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वे अगले हफ्ते डेनमार्क सरकार से ग्रीनलैंड के मुद्दे पर मुलाकात करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कंट्रोल लेने की बात कही है, जिससे तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इसका विकल्प है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉर्ड्स लोके रासमुसेन ने कहा कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकारों ने रूबियो से बैठक की मांग की थी। ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोटजफेल्ड ने फेसबुक पर लिखा था कि बातचीत का मकसद ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के कड़े बयानों पर चर्चा करने का होगा। रासमुसेनी ने पत्रकारों से कहा कि हम यह बैठक इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इस चर्चा का कुछ हिस्सा गलत समझ पर आधारित है। हम अपने अमेरिकी साथियों से मिलकर इन गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं। इससे पहले मंगलवार को यूरोप के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में ट्रंप को चेतावनी दी थी कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता, सीमाओं की सुरक्षा का सम्मान किया जाना चाहिए। अमेरिकी दबाव के बीच हमास नेता का पाकिस्तान दौरा। लश्कर के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे पाकिस्तान पर अमेरिकी दबाव के बीच हमास नेता की पाकिस्तान में मौजूदगी ने नई चर्चा छेड़ दी है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें हमास के वरिष्ठ कमांडर और खालिद मसाल के विशेष प्रतिनिधि नाजी जहीर को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में लश्कर तैयबा से जुड़े एक आयोजन में चीफ गेस्ट के रूप में देखा गया। इस कार्यक्रम में वह लश्कर कमांडर राशिद अली संधू के साथ एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। हाल में मौजूद लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते नजर आए। यह आयोजन पाकिस्तान मारक जी मुस्लिम लीग नाम की पार्टी के बैनर तले हुआ था, जिसे लश्कर तैयबा का समर्थन मिलता है। नाजी जहीर पहली बार पाकिस्तान नहीं आए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से उनकी गतिविधियां यहां काफी बढ़ गई हैं। सितंबर 2025 में मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार जहीर जैसे मोहम्मद जैसे अन्य आतंकी संगठनों के नेताओं के साथ मंच साझा कर चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS के हमास के लड़ाकों को गुप्त रूप से ट्रेनिंग दे रही है, जबकि पश्चिमी देश हमास को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका शांति सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर सैनिक भेजने का दबाव बना रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक सैनिक भेजने को लेकर सहमति नहीं दी है। ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने केरल के फर्जी डिग्री रैकेट का मुकदमा उठाया। कहा कई विदेशी छात्रों के पास खरीदी हुई डिग्री। केरल में हाल ही में एक बड़े फर्जी डिग्री रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसका असर अब भारत से बाहर ऑस्ट्रेलिया की राजनीति तक पहुंच गया है। इस मामले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। केरल पुलिस ने पिछले महीने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो देश भर में नकली यूनिवर्सिटी की डिग्रियां बनाकर बेच रहा था। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह कई सालों से सक्रिय था और अब तक लाखों लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट दे चुका है। इस मामले में अब तक 11 लोगों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि इस रैकेट का मुख्य आरोपी धनीश उर्फ डैनी है, जो पहले भी इसी तरह के अपराध में जेल जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद उसने यह धंधा और बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। तमिलनाडु के पोलाची इलाके में चोरी छिपे नकली डिग्रियां छापी जाती थी। इन डिग्रियों पर असली यूनिवर्सिटी जैसे साइन, मोहर, होलोग्राम लगे होते थे, जिससे वे बिल्कुल असली लगती थी। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य से सांसद मैल्कम रॉबर्ट्स ने दावा किया है कि भारत में पकड़ी गई इन फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नौकरी और पढ़ाई के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हजारों विदेशी छात्र ऐसे हैं जिनके पास खरीदी हुई फर्जियां डिग्री है। मैल्कम रॉबर्ट्स ने अपनी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उनका कहना है कि अगर कोई छात्र फर्जी डिग्री के सहारे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है या काम कर रहा है तो यह वीजा नियमों का साफ उल्लंघन है और ऐसे लोगों को देश से बाहर किया जाना चाहिए। रॉबर्ट्स पहले भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे। वे ऑस्ट्रेलिया में अप्रवासन के खिलाफ सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्म भारत में ही हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वे भारत से जुड़ी डिग्रियों और छात्रों को लेकर अक्सर विवादित बयान देते रहे हैं।
बांग्लादेश में बीएनपी नेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसको घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाइक सवार हमलावरों ने निशाना बनाया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बुधवार रात बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेता अजीजुर रहमान मुसवीर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में उनके साथ सूफियान मसूद गंभीर रूप से घायल हो गए। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक घटना रात करीब 8:40 की है। करवाना बाजार के तेजपुरी बाजार इलाके में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने स्टार कबाब के पास अचानक फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से मुसब्बिर और मसूद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुसब्बिर को तुरंत बीआरबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तेजगांव डिवीजन के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त फजलुल करीम ने मुसब्बिर की मौत की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दोनों पर संकरी गली में हमला किया गया था। इससे पहले पिछले 18 दिसंबर को छात्र नेता उस्मान हादी की गोली लगने से मौत हो गई थी। हादी को राजधानी ढाका में 12 दिसंबर को गोली मार दी गई थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वह रिक्शे पर जा रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावर ने उन्हें गोली मारी थी। हादी को तुरंत ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। बाद में इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर रेफर किया गया, जहां 18 दिसंबर को उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उन्हें 20 दिसंबर को संसद भवन में दफनाया गया था। अजीजुर रहमान मुसब्बिर बीएनपी के स्वयंसेवी यूनिट ढाका के सिटी नॉर्थ स्वेच्छा सेवक दल के पूर्व महासचिव थे। वह सरियतपुर के रहने वाले थे और करवान बाजार इलाके में परिवार के साथ रहते थे। वह पहले भी कई राजनीतिक मामलों में जेल जा चुके थे। उन्होंने 2020 में नगर निगम चुनाव में तेजगांव के वार्ड नंबर 26 से बीएनपी समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। बीएनपी कार्यकर्ताओं ने सोनारा गांव चौराहे के पास विरोध प्रदर्शन किया। 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले इस वारदात ने बांग्लादेश में कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी अधिकारी ने कार सवार महिला को गोली मारी, मौत वीडियो वायरल हो गया। ट्रंप बोले यह डरावना है, लेकिन अधिकारी का बचाव किया। इलाके में प्रदर्शन शुरू हो गया। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में बुधवार को इमिग्रेशन आईसीए के एक एजेंट ने कार सवार महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला की पहचान रेनी गुड्स 37 के तौर पर हुई। वह 3 बच्चों की मां थी। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग DHS के मुताबिक महिला ने अधिकारियों को कार से टक्कर मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद एजेंट ने कार्रवाई की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीई एजेंट का बचाव किया। उन्होंने दावा किया कि महिला ने जानबूझकर अधिकारी को निशाना बनाया था। शूटिंग के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा, वीडियो बेहद डरावना है। घटना के तुरंत बाद सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और आईसीए के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। शाम तक वहां श्रद्धांजलि सभा विजिल भी हुई, जिसमें लोगों ने इमिग्रेशन एजेंसियों का विरोध किया। होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने दावा किया है कि महिला ने अधिकारियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी। उन्होंने घटना को आईसीए अधिकारियों पर किया गया घरेलू आतंकवादी हमला बताया। हालांकि मिनीसोटा के मेयर जैकब फ्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। जैकब ने कहा कि इमिग्रेशन एजेंट शहर में अराजकता फैला रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हम मांग करते हैं कि आईसीई तुरंत शहर और राज्य छोड़े। हम अपने प्रवासी और शरणार्थी समुदाय के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है, परिवार तोड़े जा रहे हैं और अब लोग मारे भी जा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से जुड़े देशों के खिलाफ प्रतिबंधों वाले एक विधेयक को समर्थन दिया है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने 7 जनवरी को कहा था कि ट्रंप ने एक द्विदलीय बाइपार्टिसन प्रतिबंध विधेयक को हरी झंडी दे दी है, जिसका मकसद रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई करना है। सीनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि वह विधेयक उन देशों को निशाना बनाएगा जो रूस से ऊर्जा उत्पाद, खासकर कच्चा तेल खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर दबाव बनाया जा सकेगा ताकि वे रूस से तेल खरीदना बंद करें। लिंडसे ग्राहम ने यह भी कहा कि रूस का सस्ता तेल खरीदने वाले देश अप्रत्यक्ष रूप से पुतिन की वॉर मशीन को मजबूत कर रहे हैं और यह विधेयक ऐसे देशों को सजा देने के लिए लाया गया है। भारत इस समय चीन के बाद रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और दिसंबर 2025 तक भारत का रूसी तेल आयात लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने की संभावना है।
प्रस्तावित विधेयक के तहत रूस से अमेरिका में आयात होने वाले सभी सामान और सेवाओं पर आयात शुल्क को कम से कम 500% बढ़ाने का प्रावधान होगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप यह दावा भी कर चुके हैं कि रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाखुश हैं। ट्रंप प्रशासन आगामी संघीय आहार दिशा निर्देशों में अमेरिकियों को अपने अतिरिक्त शक्कर सेवन को प्रति भोजन 10 ग्राम से अधिक ना करने की सिफारिश करने की योजना बना रहा है। यह जानकारी मामले से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से दी गई है। इस सप्ताह के अंत में जारी होने वाले नए दिशा निर्देश में विशेष रूप से बच्चों को अतिरिक्त शक्कर से बचने की सलाह दी जाएगी, जो फल और दूध जैसे खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होती। ये सिफारिशें अमेरिकियों को अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह देंगी, जो अमेरिकी खाद्य उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। ये सिफारिशें स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के विचारों के अनुरूप है, जिन्होंने पहले शक्कर को जहर कहा था और देश भर में पुरानी बीमारियों में वृद्धि के लिए अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को दोषी ठहराया था। आहार दिशा निर्देश को स्वास्थ्य और मानव सेवा तथा कृषि विभागों द्वारा लगभग हर 5 वर्ष में अपडेट किया जाता है। नए दिशा निर्देश में वर्तमान सिफारिश को बनाए रखने की उम्मीद है कि 2 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अपने दैनिक कैलोरी का अधिकतम 10% अतिरिक्त शक्कर से लेना चाहिए। प्रति भोजन 10 ग्राम की सीमा का पालन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए कई मीठे अनाज और नियमित सोडा वर्जित होंगे। कोका कोला के मानक 12 ऑन्स के कैन में 39 ग्राम शक्कर होती है, जो प्रस्तावित प्रति भोजन सीमा से लगभग 4 गुना अधिक होता है। तो ये थी आज की ग्लोबल फ्रंटलाइन। ये खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं थी, ये आने वाले वक्त की चेतावनी थी, जहां फैसले अब कूटनीति से नहीं, धमकी, दबाव और ताकत से लिए जा रहे हैं। वहां हर मोर्चा एक नई फ्रंट लाइन बन चुका है। रूस ने वेनेजुला तक, ग्रीनलैंड से दक्षिण एशिया तक, दुनिया अब शब्दों से नहीं, एक्शन की भाषा से बात कर रही है। सवाल यही है, क्या यह टकराव यही थमेगा या अगली खबर किसी नई जंग की होगी? इजाजत दीजिए, मैं अनुपम शर्मा, आप देख रहे हैं ग्लोबल फ्रंटलाइन। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।